नमस्कार दोस्तों, नदी अपवाह तंत्र की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ब्राह्मणी एवं नर्मदा अपवाह तंत्र के बारे में और नदियों के संबंध में कुछ विशेष बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार नदी अपवाह तंत्र की वीडियो सीरीज़ में आज ये अंतिम वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणी एवं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, यह मैंने छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा बनाया हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के ये उत्तरी हिस्से के पूर्वी भाग में आपको ब्राह्मणी नदी बहती हुई दिखाई दे रही है और छत्तीसगढ़ के इस उत्तरी भाग के पश्चिमी तरफ आप नर्मदा नदी को बहते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में है या किस दिशा में है। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के बारे में। यह छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, यहाँ पर है जशपुर, ऊपर आएगा बलरामपुर थोड़ा सा, लेकिन मेन मुख्य रूप से यहाँ पर जशपुर आपको ध्यान में रखना है। जशपुर के आप पूर्वी तरफ जब जाएंगे तो आपको झारखंड मिलेगा। क्या मिलेगा? झारखंड, झारखंड राज्य। ठीक है, और झारखंड से बहती हुई यह नदी आपको दिखाई दे रही है ब्राह्मणी नदी। ठीक, तो इसमें छत्तीसगढ़ की कुछ एकाध नदी जाके मिलेगी। इस कारण इस अपवाह तंत्र को क्या कहा जा रहा है, या छत्तीसगढ़ के कुछ इस क्षेत्र के अपवाह तंत्र को कहा जा रहा है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी क्या है? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो ये आपको आइडिया हो गया। चलिए बात करते हैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की कुल अपवाह तंत्र का 1.03% कवर करता है। ये पहले भी हमने देख रखा है। आगे प्रमुख सहायक नदी, बस इतनी ही बात है। शंख नदी, ध्यान रखिएगा, शंख नदी और कोयल नदी। हालांकि कोयल नदी झारखंड से बहती है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी के तौर पे हम इसका नाम देख लेते हैं, क्या? कोयल नदी का। लेकिन छत्तीसगढ़ से होते हुए बहेगी एक नदी, शंख नदी, जो जाकर मिलेगी ब्राह्मणी नदी में। और शंख नदी का उद्गम या प्रवाह क्षेत्र के तौर पे आपको जशपुर ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो बस इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी। मतलब ये जो दो अपवाह तंत्र है, काफ़ी छोटे अपवाह तंत्र है, इसमें आने वाली सिर्फ नदियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं बस, और कितना इनका प्रतिशत कवर करता है कुल अपवाह तंत्र का, उतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या? तो फिर से एक बार कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जशपुर से बहकर जाने वाली नदी है जो ब्राह्मणी नदी में मिलती है, वो है शंख नदी। कोयल नदी झारखंड से बहती है जो जाके ब्राह्मणी नदी में मिलती है। नाम हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कुल अपवाह तंत्र का 1.03% कवर करता है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक, तो ये हो गया ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। चलिए अब छत्तीसगढ़ के पश्चिमी दिशा में आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अमरकंटक है, मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। यहीं से उद्गम हो रहा है नर्मदा नदी, जो काफ़ी मध्य भारत की प्रमुख नदी है। वहाँ पर छत्तीसगढ़ की कुछ नदी जाकर मिल रही है जो कवर्धा जिले से उद्गम होती है। ठीक है, कवर्धा नदी से उद्गम होने वाली छत्तीसगढ़ की कुछ नदी जाके मिलेगी नर्मदा नदी में। इस कारण इस भूभाग को किसके अंतर्गत रखा गया है, या अपवाह तंत्र को किसके अंतर्गत रखा गया है? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो देखिए नर्मदा अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र का 0.55% कवर करता है और इस प्रकार यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है, सबसे कम प्रतिशत कवर कर रहा है कुल अपवाह तंत्र का। कितना? 0.55%। इस प्रकार नर्मदा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। क्लियर? सहायक नदी के तौर पे देख लेते हैं बंजर नदी, कवर्धा से उद्गम होता है, और ताड़ा नदी, इसका भी उद्गम कवर्धा से होता है। तो मतलब बंजर नदी और ताड़ा नदी दोनों का उद्गम जो है वो कवर्धा से होता है, जो जाके मिलेंगी नर्मदा नदी में। ठीक है, अब बंजर नदी के बारे में एक बात याद रख लीजिए कि पश्चिम दिशा में बहने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है ये। क्या? पश्चिम दिशा में बहने वाली। देखिए ये कवर्धा यहाँ पर आसपास होने वाला है, तो कवर्धा से होते हुए जाके मिल रही है नर्मदा में। तो अल्टीमेटली ये किधर बह रही है? पश्चिम की तरफ बह रही है, छत्तीसगढ़ से उद्गम हो रहा है। तो बंजर नदी जो है पश्चिम दिशा में बहने के साथ साथ पश्चिम दिशा में बहने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी होगी, पश्चिम दिशा में बहने वाली। क्लियर है क्या? तो ये बंजर नदी के संबंध में आप ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और इस प्रकार आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र हो गया समाप्त। मतलब पूरा अपवाह तंत्र हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका अपवाह तंत्र सीरीज। ठीक, चलिए अब नदी के संबंध में कुछ विशेष बात है जो मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, विशेष हेडिंग डाला है। शिवनाथ नदी की अन्य सहायक नदी मुझे मिली है, जिसको आपको नोट कर लेना है। जैसे देखिएगा लिखा है शिवनाथ की अन्य सहायक नदियाँ। ठीक है, एक घुमाना नदी। ठीक है, अगला है सोमवर्षा नदी और नानकट्टी नदी। ये तीन नदियाँ और शिवनाथ की सहायक नदी के तौर पे आप ऐड कर लीजिएगा। क्या क्या? घुमाना नदी, सोमवर्षा नदी और नानकट्टी नदी शिवनाथ की सहायक है ये।
अगला पॉइंट देखिए, अन्य सहायक नदी के तौर पे एक नदी याद रखना है, टेन नदी। किसकी सहायक है? हसदो की सहायक है। ठीक है, हसदो की सहायक नदी के रूप में आपको याद रखना है एक नाम, टेन नदी। क्लियर? आगे बढ़े, सीरी और डोरकी, ये किसकी सहायक नदी होगी? तो देखते हैं, सीरी और डोरकी जो है, सीरी और डोरकी नदी जो है इब नदी की सहायक नदी है, इब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों, जब हमने बात किया हसदो और ईब नदी, ये दोनों के दोनों महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो हसदो की सहायक एक और हमने याद रख लिया, टेन नदी। वैसे तो हमने बहुत सारी सहायक नदी देखा था, लेकिन अन्य नाम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो छूट गया था। ठीक है, सीरी और डोरकी ईब नदी की सहायक नदी, और ईब नदी खुद महानदी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा में जाकर महानदी में मिलती है। लेकिन उद्गम कहाँ से हो रहा था? खुर्जा पहाड़ी से, ये हमने देख रखा था। क्लियर है क्या? तो ये हो गया अन्य सहायक नदी के तौर पे। चलिए अब बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो छत्तीसगढ़ की नदी नहीं है, लेकिन सोन गंगा अपोहा तंत्र हमने देखा था, इस कारण मैं आपको सोन नदी के संबंध में भी कुछ बातें बता देना चाहता हूं। जैसे देखिएगा, सोन नदी या सोनभद्र नदी, सोन नदी का पौराणिक नाम है हिरण्य बाहु। ठीक है, क्या? हिरण्य बाहु, या फिर एक अन्य नाम के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं, शिव की स्वर्ण भुजा। सोन नदी से आपको याद आ जाएगा स्वर्ण भुजा, सोनभद्र नाम है या सोन नदी कह सकते हैं, तो सोन नदी से स्वर्ण भुजा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और हिरण्य बाहु, ये दो पौराणिक नाम आपको सोन नदी का ध्यान में रखने हैं। और एक और बात यहाँ पर लिखा है वो प्रमुख, कि सोनभद्र नदी पुरुष नदी है। देखिए, भारत की जितनी भी नदियाँ हैं ना, उनको हम स्त्रीलिंग मानते हैं। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं सभी को स्त्रीलिंग माना जाता है, लेकिन एकमात्र नदी भारत की सोन नदी ऐसी है जिसे पुरुष नदी कहा जाता है। ठीक है, पुल्लिंग है, पुरुष नदी माना जाता है किसको? सोनभद्र को। क्लियर है? पौराणिक कथा के अनुसार। आगे बढ़े, नर्मदा नदी के संबंध में कुछ विशेष बात ध्यान में रख लीजिए। देखिएगा, अब ये छत्तीसगढ़ से कैसे रिलेटेड है, तो दोस्तों हमने अपोहा तंत्र में जो पढ़ा है इन्हीं नदियों के नाम से पढ़ा हुआ है। जैसे सोन नदी अपोहा तंत्र, अभी नर्मदा नदी अपोहा तंत्र हमने देखा था, इस कारण इनके संबंध में आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नर्मदा नदी के संबंध में देखिएगा, ग्रीक विद्वान टॉलमी ने इसे नामादोस कहा है। ठीक है, वैसे तो पौराणिक नाम नर्मदा नदी का क्या होता है? रेवा नदी, है ना, ये तो हमको पता है। ठीक, लेकिन ग्रीक भाषा में या ग्रीक विद्वान टॉलमी ने इसे क्या कहा है? नामादोस। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न आ सकते हैं, नामादोस किस नदी का नाम है? ग्रीक नाम है, तो नर्मदा नदी का, याद रखेंगे। आगे बढ़े, और इसे सोमोदेवो नदी या मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैकल पर्वत से इसका उद्गम हो रहा है। अमरकंटक मतलब मैकल श्रेणी के अंतर्गत आने वाला पर्वत श्रेणी है, ऐसा मान रहे। मैकल श्रेणी यहाँ पर है, आपका अमरकंटक यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्ट्रेच है यहाँ पर। ठीक है, मैकल श्रेणी का। ठीक है, और कुछ तरीके से बोले तो फिर विंध्य और सतपुड़ा का भी एक पैरेलल सीरीज है पर्वत में, तो अल्टीमेटली सारे आसपास हैं। ठीक है, सबसे ऊपर विंध्य, फिर सतपुड़ा, फिर इधर आएंगे, इस तरीके से यहाँ पर है आपका पूरा मैकल। ठीक, तो देखिए, मैकल के आसपास से उद्गम होने की वजह से मैकल सुता और सोमोदेव, ठीक है, सोमोदेवो ये नाम भी है। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के संबंध में आप अतिरिक्त बात ध्यान में रख लीजिए। तीन नाम आपको ध्यान रखना है, नामादोस, सोमोदेवो और मैकल सुता। ये सभी के सभी किसके नाम है? नर्मदा नदी के। और पौराणिक नाम नर्मदा नदी का क्या है? रेवा नदी। ये भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। आगे देखिए, गोदावरी नदी और महानदी प्रणाली को या महानदी अपोहा तंत्र को तेलिन घाटी अलग करती है। कौन अलग करती है? तेलिन घाटी अलग करती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। वैसे तो हमने इंद्रावती नदी और महानदी को कौन अलग करता है, कौन पृथक करता है, कौन जल द्विविभाजक के रूप में कार्य करता है के तौर पे हमने केशकाल घाटी को देखा था, आपको याद होगा। ठीक है, महानदी और इंद्रावती नदी को जल द्विभाजक के रूप में कार्य करने वाला जो बीच में पर्वत श्रेणी है उसे क्या कहा जाता है? केशकाल घाटी, ये हमने देखा था। लेकिन अगर बात किया जाए कि गोदावरी नदी और महानदी प्रणाली को अलग करने वाला कौन सा घाटी है, तो तेलिन घाटी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, महानदी इंद्रावती, केशकाल घाटी। गोदावरी नदी और महानदी की बात किया तो तेलिन घाटी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए एक और बात, गोदावरी नदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत शबरी नदी आती है, जैसे कि मैंने बताया था। तो शबरी की सहायक एक और मुझे नाम मिला है गेर नदी। ठीक है, तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गेर नदी किसकी सहायक है, तो शबरी की सहायक है, गेर नदी। ठीक, ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़े, अन्य नदियां एवं उसके प्रवाह क्षेत्र। कुछ अन्य नदियां हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिसका नाम देख लीजिए और उनके प्रवाह क्षेत्र क्या है वो भी देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, तेल नदी। ठीक है, तेल नदी जो है
देवभोग गरिया बंद से प्रवाहित होती है। प्रश्न पूछ लिया था पीएससी में, ठीक है। सकरी नदी कवर्धा से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। सुरही नदी राजनांदगांव में प्रवाहित होती है। सुरंगी नदी रायगढ़ में प्रवाहित होती है, ठीक। सारंग नदी और बलमदेही नदी महासमुंद में प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है बहुत सारा, ठीक है। सुरही, सुरंगी, सारंग, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो सुरही नदी राजनांदगांव में, ठीक है, सुरंगी नदी रायगढ़ में और सारंग नदी महासमुंद में, ठीक है। और बलमदेही नदी का तो हमने पहले भी नाम देखा था कि बारनौपारा क्षेत्र में बहती है, मतलब बारनौपारा का कुछ क्षेत्र महासमुंद में आता है, कुछ क्षेत्र बलौदाबाजार में आता है। तो बलमदेही के लिए संशय ये है कि ये महासमुंद क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ऐसा लिखा गया है, लेकिन बलौदाबाजार भी दे दे तो वो भी आंसर लिया जा सकता है, ठीक है। किसके लिए? बलमदेही के लिए। क्लियर। जाटलूर और कुकुर, तो जाटलूर नदी में नदी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो जाटलूर नदी और कुकुर नदी नारायणपुर से होते हुए प्रवाहित होती है। और फिर नयनी नदी और देवधा नदी कांकेर में प्रवाहित होती है। नाम याद रखें, नयनी और देवधा कांकेर में प्रवाहित होती है। और तमुरा और लसूरा कोंडागांव में प्रवाहित होती है। तो ये अतिरिक्त नदियों के नाम मैंने आपको बताए उनके प्रवाहित होने वाले क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। इसको आप याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। तो आज हमने देखे कुछ नदियों के अतिरिक्त सहायक नदियों को, कुछ नदियों के पौराणिक नाम को और कुछ नदियों के प्रवाह क्षेत्र के बारे में, और कवर किया साथ ही साथ ब्राह्मणी और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है अपवाह तंत्र वो हो गया समाप्त, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।